सम्मानित किसान भाइयों, आपके धैर्य के लिए सलाम है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए। आपने इतने ध्यान से वर्कशॉप को सुना है। अब जो चर्चा चलेगी, जो कि विषय भी है आज का, और वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लाल सड़न रोग और कीटों की जो समस्या। हमारे उत्तर प्रदेश में 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की खेती हो रही है, और इतने बड़े भूभाग में गन्ने की खेती होना और इस बीमारी से हमें उसको बचाना, ये हम सबका दायित्व है। हमारे किसान भाइयों का भी दायित्व है, वैज्ञानिकों का भी है। और मैं देख रहा हूं, बड़े अच्छी बात है कि हमारे चीनी मिल के अधिकारीगण भी हैं, और वो सब लोग हैं जो इस बीमारी से निपटने के लिए तैयार हैं। और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो यूं समझिए कि इसको तो गन्ने का कैंसर कहते हैं। और कैंसर से निपटने के लिए क्या कार्य किए जाएं, ऐसी कौन सी चर्चाएं हों, कैसे हमारे किसान इस ये जो को-0238 में ये जो कैंसर फैल रहा है, इससे हम कैसे बचें, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे साथ बहुत अनुभवी लोग भी हैं, मैं उनके भी विचार सुनने के लिए आता हूँ। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये आती है कि ये जो शुगरकेन डिसीज़ है, इसका बड़ा इम्पैक्ट है, और ये कोई आज से नहीं हो रही है। ये 100 वर्षों का जो इतिहास है गन्ने का, अगर आप देखें तो पूर्व में भी बहुत सारी प्रजाति थी, जिसमें आप को-0236 भी बोते थे, 84-36 आप प्रजातियां बोते थे, 77-17 बोते थे। इसके अलावा आपने 1148 बोया, 1158 बोया, 91 बोया, बहुत सारी प्रजातियां आपने बोई हैं जो इस लाल सड़न रोग से खत्म हो गई है। तो ये यूं समझिए कि चोली दामन का साथ है इस लाल सड़न रोग का। लेकिन यही एक ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक को क्या करती है, परेशान करती रही है पिछले 100 वर्षों में। और हमारे वैज्ञानिक निरंतर, चाहे वो बख्शीराम जी नहीं, ये जो 86-032 जिन्होंने डेवलप की थी, मैडम भाग्यलक्ष्मी मैडम, जिन्होंने इस प्रजाति को डेवलप किया 1980 में, और इसने पूरे दक्षिण भारत में रेवोल्यूशन कर दिया। एक तरीके से पूरे दक्षिण भारत में इस प्रजाति ने चीनी मिलों को एकदम एक तरीके से यूं कहिए उठान पे ला दिया, और जबरदस्त तरीके से इसका क्या हुआ, रुझान आया किसानों का, और अच्छा उत्पादन लिया। लेकिन धीरे धीरे ये प्रजाति भी क्या होने लग गई, खत्म होने लग गई है। अब बात आती है कि खाली लाल सड़न रोग ही नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा नाम लिया था, पोका बोइंग समस्या आ रही थी 0238 में। फिर अभी स्मट की भी समस्या कहीं कहीं देखी जा रही है। कहीं पे आप देख रहे हैं गन्ने की पत्ती, जिसको YLD, येलो मोज़ेक डिसीज, इसकी भी समस्या आ रही है। तो किसान कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये विभिन्न तरीके की जो बीमारियां हैं इससे दो चार होना पड़ रहा है। और अभी हमारे साथ में एक बड़े अच्छे किसान थे किच्छा में हमारे, वो टिश्यू कल्चर से तैयार कर रहे थे पौधे। क्यों टिश्यू कल्चर से तैयार करते हैं, क्यों इतनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया अच्छा बीज तैयार करने के लिए? इसीलिए कि ये जो लाल सड़न रोग है ये किसी भी तरीके से आगे ना फैले, उत्तम प्रजाति और उत्तम बीज का जो है उत्पादन इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से करना पड़ा। तो अगर आप देखते हैं, पूर्व में भी देखते हैं, तो ये जो बीमारी है, ये बीमारियां हैं, ये आपकी चीनी मिल को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। और कहीं कहीं तो आप यूं देखिए कि जब आप ब्रीडर सीड इस्तेमाल करते हैं या ब्रीडर सीड आपको दिया जाता है, वहां पे लाल सड़न रोग का कोई भी पौधा नहीं होना चाहिए। इतनी सूक्ष्मता रहती है या रखनी पड़ती है कि ये लाल सड़न रोग आगे ना फैले। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आता है आगे बात कि ये जो प्रजातियां हैं, ये क्वालिटी और क्वांटिटी और जो शुगर रिकवरी है, सब चीजों को अफेक्ट कर देती है ये बीमारी। क्वालिटी, जैसे आपने देखा ही कि क्वालिटी किस तरीके से गिर जाती है कि उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन ही नहीं कम हो रहा है, चीनी मिल, आप देख रहे हैं कि चीनी मिल में जो है गन्ना ही नहीं पहुंच पा रहा है। किसान का गन्ना पूरा पूरा खेतों में सूख जा रहा है, आगे बीज भी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। तो हमें इस बात को समझना होगा। अब आती है, अगर आपको बचाना है इसको, तो सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू आता है, अगर आप इंटीग्रेटेड बात करें, क्योंकि काफी चीजें आ गई हैं, हेल्दी सीड नर्सरी की बात आती है। अगर हमें बचाना है इसको, तो हमें जो, जब भी हमारा किसान 3 वर्ष अगर 0238 उसने लगा रखी है, मैं तो कहीं कहीं जाता हूं और देखता हूं किसान 10 वर्षों से अपना वही गन्ना 0238 काट रहा है, उसको बो रहा है। आप विश्वास जानिए
बीज जनित रोग ही सबसे ज्यादा फैलते हैं गन्ने में। और उसमें खाली रेड रॉट ही नहीं है, ग्रासी शूट, रेटून स्टंटिंग। आपको याद होगा सरसों 67 बोते थे, क्या हो जाता था? घसेला हो जाता था, छोटा छोटा गन्ना हो जाता, गन्ना नहीं बन पाता था। और क्या हो जाता है, वहीं पे वो जो पेड़ी है वो पेड़ी जो है आगे बन नहीं पाती, या पेड़ी जो है अच्छी लाभप्रद नहीं हो पाती। और आपको याद होगा, आप 1148 की, मैंने यहाँ किसान बैठे होंगे, 6 पेड़ी भी करते थे यहाँ पे। 6 पेड़ी के लिए आप लोगों को, मेरे को याद है कि सम्मानित किया गया है 767 की, 1148 की। और आप तो जान के आश्चर्य होगा कि फिजी जैसा एक ऐसा देश है जहां पे प्लांट यानी बावग लगाते ही नहीं है, सिर्फ रेटून लगाते हैं। और कितनी रेटून करते हैं वो लोग? 6 रेटून, 8 रेटून, 10 रेटून, 15-15 रेटून करते हैं। आपको लगेगा मजाक हो रहा है, मजाक नहीं हो रहा है। इतना अंडुलेटिंग है, इतनी वहां पे जो जमीनें हैं इतनी उबड़ खाबड़ और इतनी अव्यवस्थित हैं कि एक ही बार गन्ना लगाना उन किसानों के लिए बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल का काम होता है, बहुत गुरु काम होता है। तो पेड़ी आपके लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन पेड़ी में भी अच्छा बीज अगर आपको मिलेगा तभी अच्छी पेड़ी भी हो सकती है। और अभी तो हमारे किसान भाई गदरपुर में भी डॉक्टर साहब कल ही गए थे, बता रहे थे कि किसान एक भी मतलब सिंगल प्लांट लगाना चाहता है, पेड़ी करना ही नहीं चाहता। और पेड़ी कब होगी बेहतरीन? जब आपको अच्छा बीज मिलेगा, तभी तो आप 2 वर्ष 3 वर्ष की पेड़ी कर पाएंगे। तो ये बात है कि आपको हेल्दी सीड नर्सरी से ही बीज लेना चाहिए। अगर आप अच्छी पौधशालाओं से बीज लें, हमारे भाई बैठे हैं जबरदस्त तरीके से बीज का उत्पादन करते हैं। आप ही में से जो प्रगतिशील काश्तकार हैं, अभी डॉक्टर साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात बताई, अपनी स्वयं की पौधशालाएं रखिए, तो आपको, आप विश्वास जानिए कि आपकी ये जो बीमारी है ये आगे नहीं फैलेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है कि आप सर्विलांस करते रहे हमेशा। सर्विलांस क्यों? विभाग तो करता ही है। हमारे साथ में अभी जिला गन्ना अधिकारी महोदय, यही नहीं वैज्ञानिक भी करते रहते हैं कि भाई पूरे उत्तर, अभी हम उत्तराखंड में हमने देख रहे थे कि सब जगह गन्ना नहीं सूख रहा था, उन्हीं इलाकों में गन्ना सूख रहा है जहां पे हमारा किसान निचली जमीनों में 0-238 लगा रखा है। जहां पे जल प्लावन है, जहां पे नीचे खेत है, वहां पे गन्ना सूखने की क्या हो रही है, दिक्कत आ रही है। वहां पे उसको 0-238 नहीं लगानी चाहिए थी, उसको स्पेसिफिक प्रजातियां लगानी चाहिए, पानी वाली जो जल प्लावन वाली प्रजातियां वो लगानी चाहिए, हार्ड वैरायटियां लगानी चाहिए। आप चाहे सामान्य प्रजाति लगा दें, लेकिन कभी भी आप याद, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी एक प्रजाति बताई 17-231, 15-023, कभी भी आप निचले खेतों में ना लगाए। कोई भी आप नवीन प्रजाति निचले खेतों में लगा देंगे, वो क्या हो जाती है, प्रोन नहीं होती है बहुत, और उसमें कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है, रेड रॉट है, या आपका उगटा है, या आपकी जो स्मट है, ये आ जाएगी। 13-235 बो सकते हैं नीचे के? नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, अगर आप ये जितनी भी डॉक्टर साहब ने प्रजातियां बताई, ये सारी फर्टाइल लैंड पे, अच्छी सिंचाई वाली उपजाऊ जमीनें, समतल जमीनों पे, ऊंचाइयों पे हैं जितनी भी। इन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया कि इन्होंने 13-231 जो प्रजाति बताई वही जल प्लावन के लिए, 10-239 एक प्रजाति अभी शाहजहांपुर ने निकाली है, वो जल प्लावन के लिए जहां पे पानी भरता है। क्योंकि पानी भरने वाली जगह पे क्या होता है, ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वहां पे ज्यादा प्रोन होती है डिसीज की। वहां पे गन्ना क्या हो जाता है, गन्ने की जड़ें बहुत ही क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं, और सॉफ्ट होने की वजह से वहां पे आपतन होना किसी भी बीमारी का बहुत ही आसान हो जाता है। अरे एक व्यक्ति है जिसको आप खाना मत दीजिए, कम खाना दीजिए, और एक व्यक्ति है जो अच्छी जगह पे, वहां पे कहां पे बीमारी ज्यादा लगेगी? टीबी उसी व्यक्ति को होती है जिसका शरीर कमजोर हो जाता है। टीबी का जो बैक्टीरियम होता है सबके शरीर में होता है, मेरे भी शरीर में, आपके भी शरीर में, सबके शरीर में है टीबी का बैक्टीरियम। लेकिन जब आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, आपकी हड्डियां कमजोर होगी, तो किसी भी तरीके से टीबी आपको क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। वही हालत आपके खेतों में भी है। ये जो कोल्टोट्राइकम फल्केटम जिससे लाल सड़ रोग होता है, इसका जो फंगस होता है, ये सबके खेतों में। लेकिन कहां पे वो ज्यादा वो हो जाता है, प्रोएक्टिव कहां पे हो जाता है, कहां उसका माइसीलियम ज्यादा आपके तने को खराब कर देगा? जहां पे आप ज्यादा यूरिया डाल दे रहे, जहां पे आप गन्ने को क्या कर रहे हैं, ज्यादा पानी लगा दे, ज्यादा ह्यूमिडिटी कर दे रहे। ऐसा नहीं है कि खाली गन्ने को, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण चीज बताई कि इरिगेट करना है तो आपको जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही इरिगेट करें। ज्यादा ह्यूमिडिटी भी अट्रैक्ट करती है किसको, फंगस को, बैक्टीरिया को। आपके अंदर भी, आपको भी पानी में, अभी हम लोग गए थे
एक बड़ा अच्छा आपको वाकया बताता हूँ। सितारगंज में हम एक किसान गोष्ठी में गए थे और हम लोग बाय चांस उस गुरुद्वारे में बैठे नंगे पैर, और सभी लोग ने जूते मोजे उतार रखे थे, और जितने भी हमारे किसान भाई थे सबके पैरों के नाखून क्या थे, सब गल गए थे, सबके नाखून गले हुए थे। तो बड़ा अचंभा भी हुआ कि भाई ये सारे लोगों के, सारे किसानों के नाखून जो है वो क्या है, क्योंकि इतनी हाई ह्यूमिडिटी में रह रहे, दाम वाली जगह है, खेती नहीं बर्बाद हो रही है, वो खुद भी किसान भी। और सबसे आसान उपाय क्या है कि भाई आप थोड़ा, जब आप खेतों से आए, थोड़ा सा अपने पैरों में क्या करें, तेल लगाएं। तेल क्या करता है, आपको प्रोएक्टिव है, थोड़ा सा ये जो आप कहिए कि किसी भी तरह का बैक्टीरिया है, किसी तरह का फंगस है पैर का, उसको क्या करता है, उसको पनपने नहीं देगा। पहले अच्छे लोग, आप लोग भी देखते थे, बाहर से आते थे, आप क्वारंटाइन करते थे अपने को, करते हैं अभी हमारे, आपने देखा होगा जिन लोगों को अभी पीछे वो हो गया, क्या करना पड़ा, 35,000 रुपए का ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदना पड़ा डॉक्टर साहब को। जो ऑक्सीजन क्या है, इस वायुमंडल में सब जगह व्याप्त थी। इतनी मुश्किलें आ सकती है, आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है, 2-3 वीडियो है मेरे पास, आपको मैं दिखाता है। खड़े गन्ने में, रेड रॉड से खड़े गन्ने में किसानों ने ट्रैक्टर चलाया, उसको चारे में भी नहीं काट पाए। यानी आप भयावहता समझ सकते हैं। ये जो कॉल्टोट्राइकम फल्केटम का जो CF13 है, ये नया स्टेन आया अभी मैं पिछले डायरेक्टर साहब के साथ अभी मीटिंग में था कोयम्बटूर में, तो उन्होंने कहा एक रानी नांगल भी एक और नया स्टेन आ रहा है। ये बैठे भी हैं, मेरे बड़ा ताज्जुब भी है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एक खास तरीके का जो रेड रॉड का वो जो स्टेन है, वो बहुत ही आक्रामक है गन्ने के लिए। और डॉक्टर साहब ने कहा भी 118, आप विश्वास जानिए, अगर हमारा किसान भाई नीचे वाले खेतों में 118 लगा देगा और थोड़ा सा ध्यान नहीं रखेगा, सीड अगर नहीं बदलेगा, तो 118 भी आप ताज्जुब मत करिएगा, ये भी आप ही के सामने सूख जाएगी। देखिए, आपको जागरूक होने की, डॉक्टर साहब ने, मैं तो एक बार इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। आज ये मैं खुश हो गया, उन्होंने रेड रॉड के बारे में आपको जागरूक किया। तो आपको सचेत हो जाना है इस चीज के लिए कि मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि सर्टिफाइड जगह से ही बीज ले। अभी भी आप बीज बदल लीजिए, जो भी किसान भाई लगा रहे हैं। 0238 ही लगाइए तो अच्छी जगह से बीज बदल लीजिए। 3 वर्ष बीज हो गए हैं, 3 वर्ष से आप अपने खेतों में लगा रहे हैं, आप बदल दीजिए, अच्छी जगह से, किसानों से, दूसरी जगह से लाइए, जिन्होंने ट्रीटमेंट किया हुआ है उनसे लाइए। अब बात आती है, जो एक बहुत अच्छी बात आती है, वो आती है कि कभी कभी आपको पता नहीं होता कि भाई ये रेड रॉट है, जैसे यही है, ये गन्ना रेड रॉट से हो गया है, कि इसमें स्मट लगा है, कि सब बिल्ट लगी है। तो बहुत सारी अभी तकनीक भी है, RT-PCR से भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन आप चूंकि क्या है भाई, किसान इतनी बहुत एडवांस टेक्निक को, साइंटिफिक टेक्निक को नहीं समझ सकता है। वो तो आसान तरीके से क्या, गन्ना फाड़िए आप अगर गन्ना फाड़ के बीच में देख रहे हैं कि आपका जो गन्ने का स्टॉक जो है वो रेड हो गया, उसमें थोड़ी सी सिरके जैसी गंध आ रही है, तो आप मान लीजिए कि ये रेड रॉट है। और ये इस वर्ष नहीं आया, इससे पहले प्राइमरी इनोकुलेशन पहले ही हो गया, 1 वर्ष पहले। 2 वर्ष लगते हैं इस बीमारी को पहुंचने में आप तक। क्यों? क्योंकि पहले वर्ष क्या हुआ होगा, आपकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर रेड स्ट्रिप जैसी पूरी पतली पतली वेन जो है वो रेड स्ट्राइप आएगी, उसके ऊपर लालपन आएगा। फिर वो सेकेंडरी जो सेकेंड ईयर में वो क्या करता है, अपना भयावहता दिखाता है, वो गन्ने की पेड़ी को सुखाता है, वो गन्ने के स्टॉक को सुखाता है, गन्ने की, और जो आप ही का नहीं, पड़ोसी का भी गन्ना सुखाएगा। वो पानी जो आपके खेत में से होकर जाएगा, जो फंगस का स्पोर्स है, जो वहां से माइसीलियम है, वो जो बह के जाएगा आपके काटने में, वो क्या करेगा, दूसरे का भी खेत सुखाएगा। तो खाली एक की समस्या नहीं है। आप ये भी मत जानिए कि मेरा गन्ना सूख रहा है तो आपका नहीं, पूरे गांव भर का सूख जाएगा। आप इस बात की भी विश्वास जानिए, क्योंकि फंगस है, और फंगस पानी से भी फैलता है। अगर एक खेत में बहुत बेहतरीन तरीके से गन्ना लगा हुआ है, और अगर उसके खेत में अगर कहीं पे भी रेड रॉट का आपतन है, और वो स्वस्थ गन्ना कहीं किसी के यहाँ लगा है, उसका पानी भी अगर बह के आता है, तो उसके माध्यम से भी वो फंगस क्या करेगा, पहुंचेगा उस खेत में। और एक तो जगह ये हुआ है, शोध में ही निकला है, शोध का ही रिसर्च पेपर बता रहा हूं, 12 वर्षों तक गन्ने का अगर टुकड़े को डाले रहेंगे आप खेत में, वहां पे भी ये रेड रॉट जो है वो शुगर के प्रति इतना ललायित रहता है
इसकी जो चीनी के अंदर जो सुक्रोज है उसके प्रति इतना सहिष्णु होता है कि ये लंबे समय तक अपने को सस्टेन कर सकता है। 12 वर्षों तक की स्टडी है कि 12 वर्ष अगर आपने गन्ना काट के उसके अंदर रेड रॉट है और आपके खेत में कहीं कोने में पड़ा है, तो वहां पे भी वो उसको सरवाइव करता रहेगा, माइसीलियम पड़ा रहेगा, सिस्ट बनाए रहेगा आसानी से। बाद में जब भी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनेगी, वो अपने को क्या करेगा, रिवाइव कर लेगा। तो हमारा जो महत्वपूर्ण पहलू है कि आप उसकी पहचान कर ले, बेहतर तरीके से पहचान कर ले। आपको पहचान अगर नहीं हो पा रही है, विभाग के लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी आती हैं जो हम देखते हैं कि पहचान करना बहुत ही सुलभ होता है, आसानी से आप पहचान सकते हैं, उसको बदल सकते हैं और नई तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आते हैं केमिकल कंट्रोल। आप केमिकल कंट्रोल में करेंगे क्या? अभी भाई साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि साहब ट्राइकोडर्मा कोई आपने इस्तेमाल किया है, इसीलिए इन्होंने ट्राइकोडर्मा, इनको पता है, इनको ये भी पता है कि सूडोमोनास भी ट्राइकोडर्मा के साथ काम किया जा सकता है। बहुत सारी एक्टिनोमाइसिटीज होती हैं, ऐसे बहुत एसिटोमाइटिस है जो कि जो काम करती है गन्ने के भूमि में, यानी कि इन जड़ के पास इस फंगस से बचाने के लिए भी ऐसे बहुत सारे मतलब कहिए कि बायोलॉजिकल मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। और ये सूडोमोनास का 2.5 किलो का पैकेट अगर आप क्या करें, सड़ी गोबर की खाद में 100 किलो गोबर की खाद में आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6-7 दिन आप उसको रखिए, बेहतरीन बना लीजिए और उसका माइसीलियम को तगड़ा कर लिए, नीले रंग का माइसीलियम हो जाएगा। 7 दिन तक ढक के रखिए, पानी डालते रहिए, थोड़ा फावड़ा चलाते रहिए, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो बेहतर तरीके से आपकी जब गन्ना जमाव हो जाए तब आप डालिए। जमाव हो जाए मतलब 60 से 70 दिन 100 दिन पे जब गन्ने का फुटाव बेहतरीन हो रहा है, आप देख रहे हैं, वहां पे जड़ों के पास डालिए, थोड़ी नमी कर लीजिए पहले और गुड़ाई करा लीजिए। जड़ के पास जितना वो पड़ा रहेगा, जितना उसको सबस्ट्रेट में पड़ा रहेगा, उसको एक माध्यम रहेगा, तो ये एक्टिव रहेगा ये जीवाणु और आपके गन्ने में ये लाल सड़न रोग को फैलने नहीं देगा। 500 से भी अधिक गतिविधियां गन्ने की जड़ के नीचे हमेशा चलती रहती है। यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। और आपको याद होगा सिम्बाब्ली शुगर्स का भी मैं नाम लूंगा, और आईजीएल भी पहले क्या करती थी, आप लोग इस्तेमाल करते थे, अभी आपने छोड़ दिया। आप मैली इस्तेमाल करते थे, करते नहीं करते? सड़ी मैली इस्तेमाल करते थे आप। सड़ी मैली में भी आप चाहे तो ये सूडोमोनास है, आप ये ट्राइकोडर्मा है, इन सबको क्या कर सकते हैं, सड़ी हुई मैली के अंदर डालिए, उसको मल्टीप्लाई करिए। मैली में भी वही तत्व होते हैं जो गन्ने की आवश्यकता होती है। उसमें सल्फर भी होता है, उसमें थोड़ा पोटाश भी होता है, थोड़ी उसमें मात्रा नाइट्रोजन की भी होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, पहले लोग जो 6 पेड़ी करते थे, ऐसे ही 6 पेड़ी नहीं करते थे, वो सबसे ज्यादा मैली का इस्तेमाल करते थे। चीनी मिल से मैली लाते थे, शायद मेरे को नहीं पता, अभी तो 7 रुपए किलो, शायद 7 रुपए क्विंटल मैली। 30 रुपए है आपका रेट, यहाँ पे कितना है? 30 रुपए रेट है। फैक्ट्री लग गई, फैक्ट्री वालों ने खरीद लिया 30 रुपए कुंटल रेट है साल का। देखिए, अभी ये हम नहीं बहाना कर सकते। अगर हमें कुछ करना है, कुछ बढ़ाना है, तो मेरा ये तात्पर्य है कि आप मैली का इस्तेमाल इस ट्राइकोडर्मा के साथ करिए। आप विश्वास जानिए, आपको बहुत अच्छा। और कभी अगर आपको लगता है खुदा ना खास्ता बीमारी लग भी जाए, ये लाल सड़न रोग लग जाए, तो भी आप ट्राइकोडर्मा खड़ी फसल में डालेंगे तो आप सोचेंगे कि रिवाइव कर सकता है, वो बचा सकती है आपकी खड़ी फसल को, इतनी ताकत है उसके अंदर। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे आसान तरीका होता है, जैसे हम छोटा बच्चा पैदा होता है तो भाई डिप्थीरिया बीसीजी का इंजेक्शन लगा देते हैं, उसी तरीके से आप क्या करिए, गन्ना बुआई, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, गन्ना बोते वक्त ही आप क्या कर दें, आप जो है ये जो रोको, जिसको थायोफिनेट मिथाइल कहते हैं, उससे या कार्बनडाजिम जो दवाई आती है, 200 ग्राम दवाई 100 लीटर पानी में, गन्ने के टुकड़े 2 आंख के या 3 आंख के, आप उसको डिप जरूर करें। कोई ऐसा किसान भाई है जिसने डिप करके गन्ना बोया इनमें से? कोई भी है? ये मैं पूरे उत्तराखंड, पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, ये मेजर कारण है हमारा गन्ना सूखने का। आप विश्वास जानिए, अगर आप ये ट्रीटमेंट करके गन्ना बो देंगे तो जमाव ही नहीं बेहतर होगा। आप जानिए कि आपका जो गन्ने जमाव के साथ साथ ये जो बीमारी है ना, इससे भी आपका बचाव हो जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप गन्ना जब भी बोएं, तो आपको याद होगा एक लाल दवाई आती थी, आप लोगों का बड़ा तजुर्बा है, सर का भी तजुर्बा है। लाल दवाई गन्ना विभाग खुद पहले ही दे देता था किसानों को घर में जाके,
जिसको वो एगलाल और क्या कहते थे, एमिसान कहते थे, देते थे नहीं देते थे? क्यों दे देते थे भाई? गन्ना बोने से पहले ही वो लाल रंग की दवाई उनके घर पे डाल आते थे कि भाई ये बोने से पहले ये कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी उसमें कर लेंगे, और कोई तिकड़म नहीं होती थी सिवाय उसको घोल के। लेकिन चूंकि वो मर्कुरी कंपाउंड था, पारा युक्त कंपाउंड था, बड़ा खतरनाक कंपाउंड था, तो हमने उसको धीरे धीरे, भारत सरकार ने उसको धीरे धीरे, क्योंकि वो हार्म शो करने लगा तो उसको बंद कर लिया। लेकिन अभी मोर सेफ, इससे भी और न्यू जनरेशन एक फंजीसाइड है एज़ोक्स्ट्रोबिन, ठीक है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी न्यू जनरेशन फंजीसाइड है, बहुत अच्छा एडवांस फंजीसाइड है, बहुत सेफ है। आप उसको भी, उससे भी गन्ने का ट्रीटमेंट करके गन्ना बोएंगे, आप विश्वास जानिए लाल सड़न रोग आपके खेत में नहीं आएगा कभी। तीसरी बात आती है जो बहुत जरूरी है, वो ये थी कि रेजिस्टेंट वैरायटीज। जो लोग भी 0238 बो रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी थोड़ा सा स्विच ऑफ करिए उसको मत बोइए। अच्छी जो रेजिस्टेंट वैरायटी जो डॉक्टर साहब ने बताई, जो भी आपको मिल जाए, जो आपके लिए सूटेबल हो, मैं किसी की तरफ वो नहीं करूंगा इंगित, जो आपको बेहतर हो, जिससे आपका गन्ना ना सूखे, आप ट्रीट करके उस गन्ने को भी ट्रीट करके ही बोइए। कोई भी नई वैरायटी लाए, मेरे अभी मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। नई वैरायटी हमने अपने किसान को दी थी 12221, और किसान भाई ने उसको नीचे बोया, और नीचे ही नहीं बोया, बिना ट्रीटमेंट करके बोया, और उसके दूसरे वर्ष में, और आप विश्वास जानिए सारा गन्ना उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि उसमें पहले भी वो 0238 सुखा चुके थे पूरी तरीके से। तो कोई भी नई वैरायटी लाए, ऐसी जगह मत बोएं जहां पे पहले से गन्ना आपका सूख चुका है। जिस खेत में सूख चुका है आप उसमें फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसे आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। आप मत करें ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट अपने आप से। आपके लिए सीधी सादी सरल भाषा में आप वो खेत बदल दें, ऊंचे खेतों में गन्ना बोए, निचले खेतों में रेजिस्टेंट वैरायटी बोए, सही ढंग से बोए। अब आती है एक और जो बात आती है, 3 टायर सीड नर्सरी प्रोग्राम। आज से नहीं चल रहा, 1973 से बीज बदलाव कार्यक्रम चल रहा। बहुत मोटे तौर पे सर ने बताया उसको, बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, इसीलिए 1973 से चल रहा था। और कौन सी वैरायटी आपको मिलती थी सबसे पहले बीज बदलाव में? 84-36 आपको बार बार दी जाती थी। चीनी मिलें क्या करती थी? उसको ट्रीट करके, गन्ने के टुकड़े ट्रीट करके देती थी, हॉट मॉइस्ट से ट्रीट करती थी। कभी कभी एक वर्ष क्या कहते हैं, पॉलीथीन मेथड भी निकाला था। पन्नियों में जो है गन्ना उगा के चीनी मिल ने 1980 में एक बड़ा बृहद कार्यक्रम चलाया था भारत सरकार ने, क्योंकि वहां पे भी हमारा गन्ना बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था गन्ना। तो भारत सरकार को उसको एक एडेप्टिव स्कीम भी चलाई थी उसमें उस वर्ष, और उसको किसानों को बचाने के लिए ये जो बीज बदलाव कार्यक्रम है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आप लोग हमेशा किसी भी माध्यम से, आपके साथ अभी हमारे बीच में जिला गन्ना अधिकारी भी हैं, हमारे जेस गन्ना विकास अधिकारी भी हैं, और भी हमारे पास सीडीआई भी है, सुपरवाइजर भी, एक पूरी टीम होती है आपकी मदद के लिए। तो क्यों है वो? इसीलिए 3 टायर सीड नर्सरी प्रोग्राम की इसका महत्व है। इसी वैरायटी को रोकने के लिए तब भी चलाया गया था, उसका मूल उद्देश्य यही था पहले भी, और आज भी हमारा मूल उद्देश्य यही है। तो आप 3 टायर सीड नर्सरी प्रोग्राम के तहत नया बीज लें। अब आती है बात क्वारंटाइन की। देखिए, जब कोरोना हुआ तो लोगों को डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया था। कि डॉक्टरों ने कहा 3 मीटर दूर रहना, इतने मीटर दूर रहना बात करने से 3 मीटर। भाई साहब ने हमारे N95 मास्क खरीदा, N95 मास्क नहीं खरीदा इन्होंने, इनकी मैडम भी जो है वो बीमार हो गई सब कुछ के बाद, क्योंकि इनकी सेवा करनी पड़ी। इसका मतलब समझ रहे बीमारी किस कदर खतरनाक होती है कि आपको, अगर आप बाहर से कोई प्रजाति ला रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए को PB95 ले आए, और अगर वो रेड रॉट इनोकुलम के प्रति क्या नहीं है, मॉडर्टी रेजिस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा? वो और भी गन्नों को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। ये 86-032 कभी भी साउथ में तमिलनाडु से ये वैरायटी निकली थी, ये कभी भी रेड रॉट के लिए कभी टेस्ट नहीं हुई, कभी भी ये टेस्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि साउथ में तो रेड रॉट का कोई की चर्चा ही नहीं होती, वहां कभी स्मट की चर्चा ही नहीं होती, वहां तो और दूसरी बीमारियां लगती है। महाराष्ट्र में चले आइए आप, आंध्र प्रदेश में चले आइए, कर्नाटक में चले आइए, वहां कभी रेड रॉट की नहीं चर्चा। रेड रॉट कहां लगता है सबसे ज्यादा? उत्तर भारत में लगता है, पंजाब में लगता है, हमारे उत्तर प्रदेश में लगता है, उत्तराखंड में लगता है। तो
जो प्रजातियां टेस्ट नहीं हुई, अभी 11,015 ला रहे थे, क्योंकि वो आप लाइए करिए, लेकिन जब वो टेस्ट हो जाए, इस रेड रॉट, मैंने जो कॉल्टोट्राइकम CF13 के बारे में कहा, एक पहले हम लोग जो टेस्टिंग करते थे CF9 से करते थे, ये जो आपने जितनी भी वैरायटी 0238 देखी, ये CF9 से जो है टेस्ट हुई थी, उस स्टेन से टेस्ट हुई थी, ये 13 से नहीं टेस्ट हुई है, और 13 में क्या है, ये ससेप्टेबल हो जाती है। तो आप इस बात का बहुत अच्छा नजरिया रखें, हमारे किसान भी वैज्ञानिक हैं, वो तो मैं तो कहता हूँ, ये हमें कभी भी मार्गदर्शन देके जाते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे करिए, तो हम लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे सीखना भी पड़ता है, दूसरों से भी सीखना पड़ता है, आपसे भी सीखना पड़ता है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि जब विकरालता मतलब भयावहता ज्यादा हो, तो वहां पे प्रजातियां बाहर से, आप कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, जो आपके लिए सही चल रही हो, जो अच्छी चल रही हो, उसी का करो। पहले भी क्वारंटाइन चलता था, विदेशों में आप एक सेब, ऑस्ट्रेलिया में आप, यहाँ भारत का कोई सेब नहीं ले जा सकता, ले जा सकते आप, हवाई जहाज में रख के सेब यहाँ से ले जा सकते, बताइए क्यों नहीं ले जाते हैं? अरे यही बीमारी की वजह से एप्पल स्क्रैप लगता है जबरदस्त तरीके से, आप विदेशों में बीमारियां फैला देंगे, वो कभी आपको सेब नहीं ले जाने देंगे, कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं ले जाने देंगे जो कि जिसके अंदर लाइव क्या चले जाए, ये पेस्ट चले जाए, कोई डिसीज चले जाए। गन्ना आप कहीं भी, आप कहें कि मैं फिजी से गन्ना लाना चाहता हूं, आपको लाने देगा कोई? एक भी गन्ने की पोरी नहीं लाने देगा, ना ऑस्ट्रेलिया से लाने देगा, ना जो है जावा सुमात्रा से लाने देगा। क्यों नहीं ले जाने देते हैं? क्वारंटाइन, सख्त क्वारंटाइन होता है वहां पे। और आपने देखा होगा कोरोना में, मेरे तो यहीं पे ठाकुर द्वारा में ही लगा रखी थी पोस्ट, चेक पोस्ट, सबको उतारते थे, सबको लिटा देते थे कपड़े कि भाई दिखाओ पहले, अपने जांच कराओ। क्यों करते थे क्वारंटाइन? इसीलिए कि भाई दूसरा व्यक्ति भी ग्रसित हो जाएगा, वो मास बन जाएगी चीज। ये मास बनाने में टाइम नहीं लगाती है लाल सड़न रोग, आपको पता नहीं लगेगा ये कितनी भयावहता कर। और यही नहीं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जिसको कहते हैं, आलू में बीमारी लग जाती है, और आलू में बीमारी लगने के कारण आयरलैंड में सारा आलू की फसल खत्म हो गई, लोग भूखमरी से मर गए, 50 लाख लोग भूखमरी से 1836 में। सिर्फ इस बीमारी आलू के अंदर जो अगेती लगती है, अगेती रोग लग जाता है, उसकी वजह से क्या हो गया, आलू खत्म हो गया था। और ऐसी ये हमारी एनर्जी ड्रिंक है। आप टॉप बॉलर के बारे में बता दो। हाँ, लाल सड़न तो बहुत न, लाल सड़न सबसे ज्यादा भयावह है। टॉप बॉलर को तो आपको पता है, अपने कोराजन से कंट्रोल कर रखी है। कीट तो कोरोजन भी हारती है, कोरोजन भी लगाई है। बाजार से लियो, 200 रुपए महंगी लियो। डॉक्टर साहब चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं हो रही है? ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं शॉर्ट भी कर दूं क्योंकि मेरे साथ बहुत अच्छे लोग हैं। कोराजन के बारे में बता दूं, कोराजन जो है या कोई भी दवाई है, जो कीटों में जो टॉप बोरर है, वो सबसे ज्यादा भयावह है गन्ने के लिए। और 0238 में इसलिए था क्योंकि सॉफ्ट गन्ना था, बहुत किसान यूरिया का इस्तेमाल करता था। कोराजन ये क्या कहते हैं, कीट में जो ये कायलों का जो कैटलस है, इसका इन्फेस्टेशन सबसे ज्यादा होता है। और ये जो पीढ़ी है, ये तीसरी पीढ़ी बहुत भयावह होती है। इसका जो ये जो तीसरी पीढ़ी का जो कीट की जो तीसरी पीढ़ी है, ये क्या करती है, गन्ने के ऊपर घुसती है, और घुसने के बाद नीचे की तरफ बढ़ती है और पूरे गन्ने को क्या करती है, तबाह कर देती है। और चीनी मिल के मतलब का भी गन्ना नहीं रहता है, क्योंकि उसका अगोला क्या होता है, चेक हो जाता है, और सुक्रोज की जो कन्वर्जन है वो चालू हो जाती है, क्योंकि वो किले बनने साइड में से कन्फर्रा हो जाता है गन्ना, पूरा स्प्राउट हो जाता है गन्ना। आपने कोराजन जो इस्तेमाल किया, आप कह रहे हैं आप काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं काम करती है? कोराजन का आप स्प्रे करके आते हैं, यही कोराजन ही नहीं, आपने पहले, आप याद होगा आपको, फ्यूराडान यूज करते थे किसान भाई। किसी ने देखा था कि फ्यूराडान को ऐसे ही फेंक के आ गया और वो काम करती है? अरे भाई, मिट्टी जड़ों के पास पड़नी है, तभी तो वो अवशोषित करेगा, जड़ के माध्यम से अवशोषित करेगा, और वो क्या करेगी, वो दवाई पूरे पौधे को जहरीला बनाएगी, तब वो कीट का आपतन कम होगा। वो हम नहीं कर रहे, हम तो मजदूर को दवाई दे रहे, वो अपनी पत्तियों के ऊपर डाल के कह रहा साहब हो गया काम, क्योंकि आपको लिक्विड में दे रखी है वो कोराजन। आपने जो 150 ml प्रति एकड़ की जो आप दवाई लेके 200 लीटर पानी में आप डाल आते हो पत्तियों के ऊपर, वो पत्तियों पर डालने वाली दवाई नहीं है, नीचे डाले हैं। वो तो डालते ही नहीं है। वो तो 2 फीट पे आपने गन्ना बो रखा है, आप तो घुसोगे ही कैसे उसमें? और डालना आपको कब है, कब डालते हैं? पानी देने से पहले। ये तो गलत है ना भाई, इतनी भयंकर दवाई, इतनी कीमती दवाई, जब गन्ना बनने लगता है तब तो उसका आपतन होता है। उस कीट का आपतन कब होता है? मई में वो अंडे देता है, पत्तियों की निचली सतह पर 250 से ज्यादा उसकी जो मादा है,
पत्ती के नीचे जो है अंडे देती है, और एक उसमें से क्या बनता है, एक कीट बनता है। यही जो मैं कह रहा हूं उसकी स्टेजेस आती हैं, और स्टेजेस आने के बाद वो एक गन्ने में सिर्फ एक ही सरवाइव कर पाता है कीट, और वो भी क्या है, आपको जड़ के पास डाल के आना है, यानी उसकी ड्रेंचिंग करनी है। जड़ के पास ड्रेंचिंग होती है, और पहले आप क्या करते थे, मिट्टी भी चढ़ाते थे, और जो किसान भाई मिट्टी चढ़ा दे उसका सोने पे सुहागा हो जाता है, सुभान अल्लाह वाली बात हो जाती है फिर उसकी। वो हम करते नहीं, क्योंकि हम बहुत पास में गन्ना बोते हैं। तो जो हम गलती कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप चेकआउट करो, आप विश्वास जानिए। ये बहुत ही न्यू जनरेशन, ये जो मैं कोराजन बता रहा हूँ, ये भी एक अच्छा इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपको बचाना चाहिए तो ट्राइकोकार्ड्स आते हैं। ट्राइकोकार्ड्स क्या करते हैं, ये जैविक तरीका है, आप जैविक तरीके से भी उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं इस ट्राइकोकार्ड से। आप पंतनगर विश्वविद्यालय भी ट्राइकोकार्ड देता है, यहाँ पे आपके शाहजहांपुर से भी ट्राइकोकार्ड्स मिलते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं, और किसान भाई उसका लाभ अर्जन कर सकते हैं। और कोई ऐसी बात हो आपको लगता है कि आपको जाननी चाहिए, मैं यही हूँ और आप लोगों के बीच में मध्य में रहा हूँ। एक भारत सरकार ने एनपीएसएस एक नया जो लॉन्च किया है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। ये जो इस ऐप के माध्यम से आप कोई भी बीमारी हो, उस एनपीएसएस को के माध्यम से आप जान सकते हो। उसमें हिंदी में या इंग्लिश में, आपकी मातृभाषा में किसी में भी आपको क्या पता लगता है कि ये किस तरीके से बीमारी है, उसकी फोटो आपको खींच के डालनी होती है, और उससे भी हमारे किसान भाई बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप उस ऐप के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और सही चीजों की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हाँ, नोट करिए 98 373 64 745। डॉक्टर सिद्धार्थ कश्यप है। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को प्रदान की।